हे भगवान, फिर से रसोई में इतने सारे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। समझ में नहीं आता ये घर है या कोई ढाबा। जितनी बार भी रसोई में आओ उतनी ही बार बर्तनों का पहाड़ मिलता है। बर्तन धो धोकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। बेचारी नीतू सिंक में इतने सारे बर्तन देखकर पहले ही इतनी परेशान थी कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। बहू, जरा एक कप चाय बनाकर तो लाना। जी ला रही हूँ माँ जी। एक तो पहले ही धोने के लिए इतने सारे बर्तन हैं, ऊपर से चाय का ऑर्डर आ गया। पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पीनी होती है इन लोगों को। नीतू चाय चढ़ाकर सारे बर्तन धोकर अपनी सास को चाय देने जाती है और किचन में जाकर शाम का खाना बनाने लगती है। खाना तो बन गया, एक काम करती हूँ, सर्विंग बाउल में खाना निकालकर सारे बर्तन अभी धो देती हूँ, वरना खाना खाने के बाद फिर से ढेर लग जाएगा। नीतू ने जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो उन बर्तनों को धो देती है और खाना टेबल पर सर्व करती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आज अपने खाने में? आपको पता है ना, मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आपको कुछ अच्छे से बनाना चाहिए था ना। अरे इतना अच्छा खाना तो बनाया है बहू ने, और सिर्फ बैंगन की सब्जी थोड़ी ना खाने के लिए बनाई है, आलू की सब्जी भी तो बनाई है, वो खा लो। पापा आलू खा खा कर बहुत बुरी तरह पक चुके हैं। मेरा तो अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग ही खाओ ये खाना। मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। ये खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं भी अपने लिए आमलेट और चाय बना लेता हूँ। अरे लेकिन मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है वो कौन खाएगा? हमारा ये सब खाने का मन नहीं है भाभी, आप खा लो और भैया को खिला दो। तुम लोग भी ना हद करते हो। जब खाना बना रही थी तब भी तो पता था ना क्या बना रही हूँ, तब मना नहीं कर सकते थे क्या? अब किचन में जाकर कुछ और बनाओगे, फिर से बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा कर दोगे। मैं तो बर्तन धो धो कर परेशान हो गई हूँ। नीतू बेचारी इतनी परेशान होकर ये सब कहती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। श्रेया और विवेक अपने आप अलग से खाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को जब नीतू किचन में दूध गर्म करने आती है तो फिर से सिंक में उसे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा मिलता है। हे भगवान, हद हो गई। अभी डिनर के बाद मैं सारे बर्तन धोकर गई थी, फिर इतने सारे बर्तनों का पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? और ये केक बनाने का सामान यहाँ पर कैसे आ गया? पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। नीतू बेचारी किचन में दूध गर्म करने आई थी और उसे फिर से ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, और इस बार तो घर की मिक्सी और न जाने क्या क्या सब गंदा पड़ा था। बर्तन धोकर पूरे किचन को साफ करते करते उसे फिर से पूरा 1 घंटा लग जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है तूने? बहुत जोर से भूख लग रही है। आपने कल कहा था ना माँ जी कि आपका पोहा खाने का मन कर रहा है, तो नाश्ते में पोहा बनाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को पोहा खाने में मज़ा क्या आता है? अरे नाश्ता तो कम से कम थोड़ा तड़क भड़क होना चाहिए, जिसमें कुछ चटपटे मसाले का टेस्ट हो। इस पोहे में तो मुझे कोई स्वाद ही नहीं आता। हाँ भाभी, और वैसे भी ना आज संडे है, तो संडे के दिन तो आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था ना। हाँ बहू, मेरा भी ना कल पोहे खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज तो पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कुछ और खाते हैं। तो सबके लिए आलू के पराठे बना ले। क्या? जब आप सबको आलू के पराठे खाने थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा और बर्तन भी डबल डबल इकट्ठा होंगे, सो अलग। नीतू बेचारी फिर से किचन में जाती है, सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाती है और सिंक में फिर से बर्तनों का पहाड़ लग जाता है। सब आलू के पराठे खाते हैं और नीतू सारे बर्तन धोकर अपने रूम में चली जाती है। यार, बहुत दिनों से मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया। मूंग की दाल का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो चलकर बनाती हूँ। श्रेया किचन में मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए जाती है। मैंने हलवा बनाने के लिए दाल को भिगोकर तो नहीं रखा था, तो इंस्टेंट तरीके से ही हलवा बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पर देखती हूँ, शायद कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए। श्रेया यूट्यूब पर मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए इंस्टेंट रेसिपी ढूंढती है और मूंग की दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। दाल को धोकर सुखा लिया और भून भी लिया। अब इसे मिक्सर में पीसना पड़ेगा। श्रेया दाल को मिक्सर में पीसती है और फिर कढ़ाई में घी डालकर उसे भूनती है और दूसरी तरफ पतीले में चाशनी बनने के लिए रख देती है। लेकिन चाशनी बनाने के चक्कर में हलवा जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो इतनी मेहनत से ये सब किया था, ऊपर से हलवा जल गया। लेकिन मेरा तो हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अब सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। यहाँ श्रेया सूजी का हलवा बनाने में लग जाती है और उधर गैस पर रखा हुआ चाशनी का पतीला भी जल जाता है। हे भगवान, ये आज बार बार क्या हो रहा है? पहले कढ़ाई जल गई, अब पतीला भी जल गया। अगर भाभी ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं।
दो चार बातें बोल भी लेंगे तो क्या हुआ, बर्तन तो उन्हें ही धोने हैं। श्रेया मूंग का हलवा बनाने के चक्कर में पूरा किचन फैला कर चली जाती है। नीतू अपना बाकी का काम निपटा कर जैसे ही शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आती है तो किचन का हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है किचन का। इस घर में कितनी बार भी कितने भी बर्तन धो लो लेकिन 5 मिनट बाद फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जले हुए बर्तन भी अब धोने पड़ेंगे। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और इस घर में बर्तन नहीं धो सकती। अब तो घर में बर्तन धोने के लिए कामवाली रखनी ही पड़ेगी। नीतू बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बर्तन धोने के लिए घर में एक कामवाली को रख लेती है। अच्छा गंगू सुनो, वैसे मेरी बात तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन तुम्हें हमारे घर में बर्तन धोने के लिए 3 टाइम आना होगा, या शायद कभी कभी 4 टाइम। अरे इतना टाइम बर्तन कौन धोता है? आपका घर है कि घर के अंदर ढाबा खोले लाए? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर बीच में कभी बर्तन धोने के लिए ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है। अब गंगू घर में बर्तन धोने आती तो सुबह शाम और दोपहर में तो उसे बर्तन धोने ही पड़ते, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा होने की वजह से नीतू उसे दिन में 2-3 बार और बुला लेती, जिस चक्कर में अब गंगू का दिमाग भी खराब हो गया। क्या करूँ यार, आज तो पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, जाकर बना ही लेता हूँ। विवेक किचन में पकौड़े बनाने आता है और पूरा किचन तहस महस कर देता है। कहीं स्लैब पर बेसन बिखरा हुआ था, कहीं चाय, और बर्तन तो उसने इतने इकट्ठे कर दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। नीतू थोड़ी देर बाद किचन में आई। हे भगवान, मुझे थोड़ी हिम्मत दो। अभी बेचारी गंगू थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोकर गई थी, अब उसे फिर से फ़ोन करूंगी तो वो भी क्या सोचेगी। लेकिन क्या करूँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। मुझे शाम के लिए खाना भी तो बनाना है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारे बर्तन अभी धो सकूं। नीतू गंगू को कॉल लगाती है। हेलो गंगू, देख मुझे पता है कि तेरे आने का टाइम अभी रात को है, लेकिन वो ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गया है, तू धोने के लिए आ जाना, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अरे देवा माफ़ करना भाभी, लेकिन इससे अच्छा है मैं किसी ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेती। इतने बर्तन तो उधर भी इकट्ठे नहीं होते। देखो भाभी, मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मैं और आपके घर में काम नहीं कर सकती। सुबह से शाम जब देखो बर्तन बर्तन बर्तन। आप किसी और को काम पर रख लो, मैं नहीं आएगी। अरे गंगू मेरी बात तो सुन। ना बोला ना, मैं आपके घर में बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो गई लिए। प्लीज़ मेरे को फ़ोन मत करना, वरना मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा। बाय भाभी। गंगू फ़ोन रख देती है और ये सुनकर कि गंगू ने काम छोड़ दिया है, नीतू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी मुश्किल से एक काम वाली मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। अब फिर से मुझे ये सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सारे बर्तन मैं धो सकूं। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। तभी नीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, एक काम करती हूँ, खाना खाने के लिए घर में डिस्पोजेबल ले आती हूँ, फिर बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब ये सोचकर नीतू घर में डिस्पोजेबल बर्तन ले आती है, लेकिन खाना बनाने के लिए घर वाले बाकी बर्तन इकट्ठा कर देते और डिस्पोजेबल में खाकर डस्टबिन के ऊपर डिस्पोजेबल बर्तनों का पहाड़ लगा देते और पूरा किचन किचन कम डस्टबिन ज्यादा लगता। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, समझ में नहीं आता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इतने डिस्पोजेबल बर्तन तो भंडारे में भी नहीं लगते होंगे जितने ये लोग एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। बस अब बात हो गया, मुझे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नीतू को तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ समय बाद उसके देवर की शादी होती है और घर में आती है नीतू की नई नवेली देवरानी कोमल। आज तुम्हारी पहली रसोई है कोमल, तो क्या बना रही हो खाने में? दीदी, मैंने सबके लिए मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, पुलाव, रायता और पूरियां बनाई हैं। सबको पसंद तो है ना? यहाँ पसंद तो सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग जरूर करना होता है इसलिए ज्यादा बुरा मत मानना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं दीदी, खाना बनकर तैयार हो गया है, बस अब सर्व करना बाकी है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोमल की पहली रसोई थी, वो सबको खाना परोसती है और सबको खाना बहुत अच्छा भी लगता है। वाह बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया भाई। हाँ कोमल, खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। खाना खा पीकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारे बर्तन धो देती हैं। थोड़ी देर बाद बहू ने खाने में हलवा बनाया था, लेकिन मेरा तो खीर खाने का मन था।
अब मेरा खीर खाने को मन करता है तो मैं क्या करूं? वैसे खीर खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर खीर बनाकर लाती हूँ। मधु खीर बनाने के लिए जाती है और खीर बनाकर अपने कमरे में ले आती है। थोड़ी देर बाद श्रेया किचन में जाती है। पता नहीं आज दिन में पैनकेक खाने का मन क्यों कर रहा है। जल्दी से बना लेती हूँ, वरना अगर नीतू भाभी ने बनाते हुए देख लिया तो फिर से सुनाएंगी, इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। श्रेया भी पैनकेक बनाकर ले जाती है और उसके साथ अपने लिए मिल्क शेक भी बनाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल किचन में पानी पीने के लिए आती है तो किचन में इतने सारे बर्तन देखकर हैरान रह जाती है। अरे अभी तो मैं और दीदी सारे बर्तन धोकर गए थे, तो किचन में इतने सारे बर्तन कहाँ से इकट्ठे हो गए? उसके बाद तो हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तभी नीतू चाय बनाने के लिए किचन में आती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। सबके खाना खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए थे ना, तो फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो रोज ऐसा ही होता है। मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो किचन में बर्तन ही बर्तन होते हैं। सबके अपने अपने अलग टेस्ट है, तो कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ, लेकिन सब बस बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं। धोने में कोई मदद नहीं करता। क्या? अगर ऐसा है तो हमें बर्तन धोने के लिए घर में किसी मेड को रखना चाहिए, वरना तो हम पूरा दिन बर्तन ही धोते रहेंगे। ये भी करके देख लिया मैंने कोमल, लेकिन इतने बर्तन धोते धोते मेड भी परेशान होकर काम छोड़कर चली गई थी। इसीलिए तो मुझे ये सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, आपके ऊपर काम का प्रेशर अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलो, कोई तो घर में आया जिसने मेरे बारे में भी सोचा। आखिरकार एक बहू का दुख एक बहू ही समझ सकती है। अभी तो कोमल के लिए ये बस एक ट्रेलर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि जब इतने बर्तन धोने पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। ससुराल में कुछ दिन बीतते हैं और उसके ससुराल में उसका आधे से ज़्यादा समय अपनी जेठानी के साथ बर्तन धोने में ही चला जाता। तभी कुछ दिन बाद कोमल किचन में पानी की बोतल लेने आती है तो देखती है उसकी ननद श्रेया किचन में कुछ बना रही है और उसने ढेर सारे बर्तन इकट्ठा किए हैं। अरे श्रेया, तुम ये क्या बना रही हो? अभी अभी तो सब लोगों ने खाना खाया। हाँ भाभी, खाना तो खाया, लेकिन मेरा ना फ्रूट कस्टर्ड खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में सैंडविच भी बनाई है। मूवी देख रही थी ना तो खाने का मन कर गया। अरे लेकिन 2 चीज़ें बनाने में इतने सारे बर्तन कैसे इकट्ठा हो गए? तुम्हें थोड़े देखकर बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए ना। दीदी और मैं इतने सारे बर्तन धोने में बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाभी, बर्तन धोने में क्या परेशान होना, बस साबुन लगाकर पानी से ही तो धोना है। और वैसे भी असली मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, इसलिए जो खाने का मन करता है वो तो हम लोग अलग से खुद ही बना लेते हैं ना। आपको तो बस सबके लिए नॉर्मल खाना बनाकर बर्तन धोने होते हैं। कोमल को श्रेया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं कहती। वो सीधी नीतू के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। दीदी, आप ना बहुत भोली हो, इसीलिए सब आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। घर का काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती। कोमल भी तो इस घर की बेटी है, तो उसे भी तो काम करवाने में हमारी मदद करवानी चाहिए ना। और वैसे भी वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, तो हमारी मदद आसानी से कर सकती है। अरे लेकिन उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कोमल, वो कुछ नहीं करने वाली। कैसे नहीं करेगी? हम शाम को खाने के टाइम इस बारे में बात करेंगे। दोनों बहुएं शाम को टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। तभी कोमल बात छेड़ती है। हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी, बात यह है कि हम दोनों घर का काम करते करते बहुत थक जाते हैं और हमारे घर में कोई मेड भी काम करने को तैयार नहीं है। साफ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन बर्तन हर 2 घंटे में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए श्रेया को भी घर के काम में हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे लेकिन जब मेरी 2 भाभियां हैं तो मुझे घर में काम करने की क्या ज़रूरत है? दोनों हैं तो सही घर का काम करने के लिए। अरे हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक काम करने की कैपेसिटी है। हमारे पास घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता और इतनी थकान हो जाती है। ऊपर से जब देखो तब किचन में बर्तन इकट्ठा रहते हैं। और तुम तो कह रही थी ना, मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, बर्तन धोने में नहीं। तो आज से कम मेहनत वाला काम तुम करना। मतलब कि आज से घर में जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे वो सब तुम धोना और बाकी का जितना भी काम होगा वो मैं और दीदी देख लेंगे। हाँ श्रेया, कोमल ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी हमेशा से नीतू घर का काम करती आई थी। अब कोमल और नीतू मिलकर घर का काम करती है, लेकिन तुमने कभी उनके काम में मदद नहीं की। तुम भी तो घर की बेटी हो, तो तुम्हें भी अपनी भाभीयों की मदद करवानी चाहिए ना। क्यों पापा, मैंने ठीक कहा ना?
हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, काम में मदद तो करवानी चाहिए। श्रेया बेटा, आज से तुम घर के सारे बर्तन धोना और बाकी सारा काम तुम्हारी भाभियाँ संभाल लेंगी। कोमल ऐसी हाजिर जवाबी से सबके सामने अपनी बात रखती है कि श्रेया को घर के सारे बर्तन धोने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, और जब ये जिम्मेदारी खुद श्रेया पर आती है तो वो घर के 3 टाइम के खाने के अलावा बाकी घर के किसी सदस्य को अलग से कुछ बनाने की इजाजत ही नहीं देती, और घर वालों की आदत के साथ साथ अपनी आदत भी सुधार लेती है। इसीलिए कहते हैं, जब तक जिम्मेदारी खुद पर ना पड़े तब तक इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। शाकुंतला और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो अंबानी के बाद उनका ही दूसरा नंबर हो। घर के सभी लोग खुद को विदेशी समझते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। एक रोज शकुंतला की काम वाली आने में लेट कर देती है। शकुंतला उसे देखते ही कहती है, अरे रंजू की माँ, तू अभी आ रही है? कुणाल की फ्लाइट आती होगी, काम पड़ा है पूरा, चल जल्दी से हाथ चला। माँ जी, वो घर में दामाद आया हुआ था तो इसी में लगी थी, देर हो गई। अरे कहाँ से आया है तेरा दामाद? यहीं बंगाल से। मेरी बेटी ना बहुत खुश है उनके साथ, और इस गरीब माँ को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, ना कभी मांगता है ना ही बेटी को मेरी कुछ लेने देता है। ओह, यहीं बंगाल में रहता है तेरा दामाद? मेरी बेटी और दामाद तो विदेश में रहते हैं। कोरिया का नाम सुना है कभी? वहीं रहते हैं दोनों। जब भी आते हैं सबके लिए वहाँ से नया नया सामान लेकर आते हैं। आप लोग ना बढ़िया आदमी है, मैं तो गरीब कितनी मुश्किलों से गुजारा करती हूँ। चल चल, ये सब काम छोड़ और काम में मन लगा। रंजू की माँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दे। ये आते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, बहुत अच्छा देश है वो। क्या वादियाँ रहती है वहाँ की, आने का दिल ही नहीं करता। मैं तो कितनी बार गई हूँ। क्रिसमस पे वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। मैंने इनसे कहा भी क्रिसमस तक रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे बिना क्या क्रिसमस। हाँ भाभी, मेरे ऐसे नसीब कहाँ है कि मैं इतनी बड़ी जगह जा पाऊँ। अरे तू नहीं जा सकती तो क्या है, मैं तुझे तस्वीर दिखा दूंगी वहाँ की, एक से एक है। चल चल अब काम कर। रंजू की माँ काम में लग जाती है। इतने में ही कुणाल आता है, और कुणाल के आते ही मीनू उसके आगे पीछे करने लगती है। मुंह हाथ धुलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लेकर आए हैं? ऑस्ट्रेलिया से मैं तुम्हारे लिए समुंदर की लहरें लेकर आता। क्या, ऑस्ट्रेलिया फेमस ही है अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए, तो मैं क्या ले आता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी के लिए मुंबई से एक ड्रेस लिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो किसी से कहना मत कि तुमने मुंबई से लिया है। यही कहना कि ऑस्ट्रेलिया का है, वरना मेरी इज्जत क्या रहेगी। अरे यार, मैं कौन सा किसी से कुछ बोलने वाला हूँ, ऐसा ड्रेस तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलता। काम वाली मीनू और कुणाल की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, फेंकने में तो इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। और मीनू भाभी भी इन लोगों की तरह ही निकली, वो भी लगता है इसी घर की है। कोई कहेगा नहीं कि वो किसी और की बेटी है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। अनुभव भैया की शादी अगर किसी साधारण लड़के से हो गई तो पता नहीं बेचारी का क्या होगा। ये लोग तो उसे दिन भर नीचा दिखा दिखा कर मार ही देंगे। इतने में ही मीनू रंजू की माँ के पास आकर कहती है, ये देखो रंजू की माँ, ऑस्ट्रेलिया से ये लेकर आए हैं मेरे लिए। कभी ऐसा देखा है? कोई भी देखे तो देखता रह जाएगा, ऐसा ड्रेस है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। आप लोग ना दिखने में भी विदेशी लगते हैं। मैंने तो जापान से अपना कॉलेजिंग पूरा किया है। भारत तो मैं अपनी शादी के वक्त ही आई थी। अच्छा अच्छा, चलिए अब चलती है। हाँ, मैं इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, और एक रोज़ मीनू की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती हैं। मीनू को देखकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, यार तेरे बालों का राज क्या है? इतने घने, सिल्की और सुंदर लहरा रहे हैं, पूछो मत यार। मुझे बहुत पसंद है तेरे बाल, तू क्या लगाती है ज़रा हमें भी बता। मेरे बाल तो झाड़ू की तरह है। मीनू मुस्कुरा कर कहती है, यार मैं ऐसे नहीं बताती, लेकिन अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। राइस वाटर से बाल धोती हूँ मैं। ये तुझे किसने बताया? अरे कौन बताएगा, जापान में सब राइस वाटर से ही तो बाल धोते हैं। मैंने अपनी कॉलेजिंग वहीं से पूरी की है ना। हाँ, ही तो मैं इंडिया अपनी शादी के वक्त ही थी। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास एक विदेशी दोस्त भी है। ये टेबल क्लॉथ भी सुंदर लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं मिलता ना। अरे नहीं यार, यहाँ कहाँ कुछ मिलता है। ये ना मैंने जापान से मंगवाया था। वहाँ के डिज़ाइंस यार पूछो मत, देखने लायक होते हैं।
यार मेरे लिए भी मंगवा दे। सब सहेलियां फिर खाने पीने में लग जाती हैं। खाते वक्त एक सहेली कहती है, यार अब अनुभव की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन हमारे टाइप कोई मिले तब ना। हाँ लड़की थोड़ी विदेशी हो, तेरे घर में तो सब विदेश में कहीं ना कहीं रहे हुए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छी और सुंदर हो। सब सहेलियां खा पीकर चली जाती हैं। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे रहते हैं तब मीनू शकुंतला से कहती है, मम्मी जी मैं क्या कह रही थी कि अब अनुभव की भी शादी कर देते हैं ना। हाँ अब उसकी तो उम्र हो गई है, लड़की देखना शुरू करते हैं। कुणाल तू देख कोई लड़की, कोई अच्छी हमारी तरह, ऐसे कि हमारे घर में आकर सबसे मिल जाए, वो अलग ना लगे। हाँ लगना चाहिए कि वो हमारे जैसी है। ठीक है बाबा। कुणाल अनुभव के लिए लड़की देखने लगता है। इधर मीनू और शकुंतला भी अपने जान पहचान में लड़की देखने लगती हैं। यहाँ जैसे ही रंजू की माँ को पता चलता है कि अनुभव के लिए लड़की देखी जा रही है तो वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों ने मेरे को बहुत सुनाइला है, इनके घर तो ऐसी लड़की आनी चाहिए जो इनका असली चेहरा इनको दिखा दे। सब लड़की देखने लगते हैं लेकिन किसी को लड़की समझ नहीं आती। कुणाल कहता है, तुम लोगों को इतनी लड़की की फोटो दिखाई, लेकिन तुम लोग सबको रिजेक्ट कर रही हो। अब कहाँ से लाऊं लड़की, तुम खुद ही देख लो। मैंने तो सबको बोला लेकिन फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही। अरे शादी वगैरह का काम हो तो काम वाली सबसे पहले काम आती है। अब रंजू की माँ ही हमारे काम आएगी, उसको ही बोलना होगा। अगले दिन रंजू की माँ के आते ही दोनों सास बहू उससे कहने लगती है, अरे रंजू की माँ तो वो काम छोड़ और पहले मेरी बात सुन। अपने अनुभव के लिए लड़की देख रहे हैं, कोई अच्छी लड़की तेरी नज़र में हो तो बता ना। अरे लड़की तो है, मैं जिधर काम करती है ना उसकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है। अरे तो बताओ ना जल्दी। रंजू की माँ मन ही मन सोचती है, बड़ी मुश्किलों से ऊँट पहाड़ के नीचे आयला है, पलक इनको बराबर का सबक सिखा सकती है, उसी के बारे में बताती है मैं। अरे क्या हुआ बताओ ना कुछ। वो ना पलक नाम है उसका, देखिए उसकी तस्वीर। यहाँ से मैं उधर ही काम करने के लिए जाऊँगी, मैं जाकर बात चलाती है ना। हाँ हाँ, जो मेरे अनुभव की शादी हो गई ना तो तुझे सोने की चेन पहनाऊंगी। रंजू की माँ पलक के घर में अनुभव के रिश्ते की बात चलाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। पलक को एक पैसे वाला और अच्छा परिवार मिल जाता है। शादी होकर पलक अनुभव के घर आ जाती है। जैसे ही पलक का गृह प्रवेश होता है वैसे ही मीनू कहती है, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई, खोल के देखो इसमें क्या है। अरे बाबा देखो तो क्या है। जी भाभी। पलक गिफ्ट खोलकर देखती है और उसमें से एक पर्स निकलता है। कैसा लगा तुम्हें? ये ना मैंने जापान से मंगवाया है, सुंदर है ना? हाँ भाभी अच्छी है पर्स। फिर एकता पलक को मुंह दिखाई देते हुए कहती है, भाभी ये कोरिया से लाया हुआ मेकअप किट है, वहाँ के मेकअप की बात ही कुछ और है। अब तुम भी ना यही मेकअप करना, भीड़ से अलग दिखोगी, लोग पूछेंगे कहाँ से मेकअप करवाया है। ठीक है दीदी। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है भाभी? मैंने भी ना कोरिया से मंगवाया हुआ फाउंडेशन यूज़ किया है। अब हाँ अच्छा लग रहा है दीदी। पलक और अनुभव अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पलक एक फ्लावर पॉट को देखती है। ये पॉट तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही, फिनलैंड से जो मंगवाया है, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ वहाँ। ओह सही है तब तो। पलक और अनुभव सो जाते हैं। अगले दिन शकुंतला पलक के कमरे में जाकर उससे साड़ी और कुछ जेवर देते हुए कहती है, बहू तू ये साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जा, ये ना मैंने स्पेशली रशिया से मंगवाया है। जी मम्मी जी। वो मन ही मन सोचती है, ये मुझे कैसा ससुराल मिला है, जब देखो सब यही जताते रहते हैं कि वो लोग कितने विदेशी हैं। पलक नहा धोकर तैयार हो जाती है और शकुंतला उससे कहती है, बहू अब तू नाश्ता बनाकर अपनी रस्म पूरी कर ले। जी मम्मी जी। पलक को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर कुछ अलग सा बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखकर सबकी आंखें बड़ी छोटी होने लगती है। भाभी ये क्या बनाया है? आज तक कभी देखा नहीं कुछ ऐसा। ये क्या बनाकर लाई हो पलक? वो भाभी ये कोरिया की फेमस डिश है। दीदी आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना वहाँ। एकता की चोरी पकड़ी नहीं जाए इसलिए वो कहती है, हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था, ये ना कोरिया में बहुत फेमस है। एक्चुअली यहाँ मिलता नहीं ना तो ध्यान नहीं रहा। कोई नहीं दीदी, आप लोग खाकर देखो अच्छा लगेगा।
सब लोग चुपचाप खा लेते हैं और पलक को नेक भी देते हैं। खा पीकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीनू अपने कमरे में जाकर जापानी गाने लगाकर सुनने लगती है। दोपहर के वक्त पलक उसके कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आपको ये गाने पसंद है? हाँ, मुझे ना जापानी सॉन्ग ही पसंद है। वो एक्चुअली मेरी कॉलेजिंग वहीं से हुई है ना। हाँ भाभी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी दोपहर को खाना क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना लो, आज ना मैं कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। पलक रसोई में जाती है और चावल का अलग सा आइटम बना लेती है, जिसमें चावल बहुत गीले से होते हैं और उसमें कच्ची सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज वगैरह डालकर ऊपर से चाट मसाला डाल देती है। ऐसा चावल देखकर शकुंतला कहती है, बहू ये क्या है? कौन सा चावल बनाई हो? यह अजीब सा, मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा देखकर। हाँ भाभी, ये क्या बना है? मेरे पति तो छुएंगे भी नहीं। भाभी आप खाकर तो देखो, ये जापान की फेमस डिश है। मीनू भाभी तो जानती होंगी, इतने दिन जो वहाँ रही है। मीनू सोचती है कि कहीं वो ना पकड़ी जाए कि वो कभी जापान गई ही नहीं, फिर उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। इसलिए वो कहती है, अरे हाँ, जापान में तो ये डिश बहुत फेमस है, मैंने तो बहुत बार खाई है। अरे खाकर देखो ना। सब खाने लगते हैं। पलक सबको खाता देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और मन ही मन सोचती है, परदेश का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, और खाओ परदेश की रसोई। अब पलक हर टाइम बचे कुचे सामान से कोई ना कोई डिश बना देती और किसी देश का नाम देकर सबको खिला देती। एक रोज़ घर में कोई सब्जी नहीं थी तो पलक सोचती है, क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई सब्ज़ी नहीं है, चना बचा हुआ है, इससे टिक्की बना देती हूँ और बची हुई रोटी में बेसन लपेट कर तल देती हूँ। पलक तली हुई रोटी पर टिक्की रखकर उसमें सॉस और चटनी डालकर सबको परोसती है। तब अनुभव कहता है, यार तुम रोज अलग अलग डिश बना देती हो जिसको हमने कभी खाया ही नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भैया से पूछो, वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, वहाँ ये कितना पसंद किया जाता है। मुझ पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें, भैया से पूछ लो। अब कुणाल फंस जाता है और डर से कहता है, अब हाँ, मैंने खाया है बहुत इसे, खाने में एक नंबर लगता है। भाई तुम ना बहुत ड्रामे करते हो, जो मिल गया खा लो, इतना ड्रामा मत करो। बहू ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे सब प्रदेश के खाने ही आते हैं या अपना देश का भी कुछ बनाना जानती हो? जब से शादी होकर आई हो तब से कभी कोरिया, कभी जापान, कभी इटली, कभी स्विट्ज़रलैंड का खाना बनाकर खिलाती रहती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है ना भारत का खाना भी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर सबको विदेशी चीज़ें ही पसंद है और वहीं का शौक़ है, इसलिए वहीं का बनाया जाए कुछ। शकुंतला जब देखो खुद भी विदेश का फेंकती रहती है, इसलिए मजबूरी में उसे कहना पड़ता है, नहीं रे बहू, ऐसा नहीं है, बनाओ जो तुम्हें बनाना है। मुझे तो विदेशी खाने भी बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमती रहती हूँ। पलक एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से हट जाती है। ये सब रंजू की माँ देख चुकी थी। बिल्कुल सही लड़की पसंद करे लिए मैंने इन लोगों के लिए, अब आएगा मज़ा। हर बात पर प्रदेश याद आता है, तो प्रदेश का खाना भी खाओ। सब मन मारकर खा लेते थे जो भी पलक बनाती थी। शकुंतला से ये सब एक ज़रा भी नहीं खाया जाता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ पलक अपने मायके गई थी। तब सब आपस में बैठकर बातें करते हैं। मम्मी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अभी तक पलक भाभी एक बार भी कहीं विदेश नहीं गई, तो उसे विदेश के खानों का इतना आइडिया कैसे है? बात तो पता की गई है एकता ने। हाँ मम्मी, जब देखो आज ये यहाँ का है, आज ये वहाँ का है, हम सबको ना उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। बात तो तुम लोग सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, तुम लोग मैच क्यों नहीं करते? जो खाना वो बनाती है और जिस शहर का नाम लेती है सब पता चल जाएगा। हाँ भाभी, अब तो देखना ही होगा, क्योंकि अब इस तरह का खाना मैं नहीं खाने वाला, नहीं तो पलक की जगह आप खाना बनाने लगो। अरे मुझसे अब खाना नहीं बनेगा, इतने दिनों से मैं बना रही थी ना, सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा और आप मुझे फिर से फंसाने में लगे हो। अरे छोड़ो ना, यूट्यूब लगा के अभी चेक कर लो, सब समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में कुणाल सब देश के खाने चेक करता है और कहीं भी ऐसा कोई भी डिश नहीं मिलता जैसा कि पलक ने बताया था। लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपने मन से डिश बनाती है और हमें उल्लू बनाकर कुछ भी खिलाती है। शकुंतला का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहती है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं पलक से बात करूंगी। इतने दिनों से इतना रद्दी रद्दी बनाकर हमें खिला रही है विदेश का नाम लेकर, अब उसकी खैर नहीं।
10 दिन के बाद पलक घर आती है। पलक आते ही अपने मायके की बात करने लगती है और अनुभव से कहती है, शादी के बाद हम लोग कहीं गए नहीं ना। मेरे भैया और भाभी घूमने गोवा जा रहे हैं, तो हम दोनों भी उनके साथ चलते हैं। अनुभव कुछ कहता है उससे पहले मीनू वहाँ आकर कहती है, क्या पलक, गोवा? सीरियसली तुम्हें वहाँ जाना है? मैं तो स्विट्जरलैंड गई थी अपने हनीमून पर। अनुभव, तुम भी इसे लेकर विदेश चले जाओ, इसे क्या भी पता होगा। नहीं भाभी, मुझे अपने देश में ही घूमना है कहीं। पलक रसोई में चली जाती है। बहुत विदेश विदेश का गुणगान करते हैं ना ये लोग। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब भूल जाएंगे। पलक पालक की एक डिश बनाती है और उसमें बहुत सारे मिर्च डालकर सबके सामने परोस देती है। ये बाली की फेमस पालक रेसिपी है, उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब खाकर। बहू, बहुत दिनों तक तुमने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कभी ये यहाँ का है, कभी ये वहाँ का है। कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला। हम कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे यहाँ। पलक, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो क्या? जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई बाली वाली की डिश नहीं है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। तभी हंसते हुए ताली मारते हुए पलक कहती है, अच्छा, मैं आप सबको इतने दिनों से उल्लू बना रही हूँ, तो आप लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो सबको उल्लू बनाते रहते हो। ये फिनलैंड की ज्वेलरी है, ये स्विट्ज़रलैंड का पॉट है, कोरिया का मेकअप है, तो पर्स जापान का है। ये सब क्या है? सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस हाथ दे तो उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया बस जो आप लोग इतने दिनों से करते आ रहे हो। और सब एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें तो हमारा भारत ही पसंद है। अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं। हमें तो हमारा भारत ही पसंद है। अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं। ना कि शादीशुदा औरतों को अपने दहेज में मिले सामानों से एक अलग ही लगाव होता है, लेकिन यही लगाव अगर परिवार में रोज रोज की झगड़े की वजह बन जाए तो क्या होगा? आइए इसे आज की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता की शादी पूरे 28 साल पहले दिनेश के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज के बाकी सामानों के साथ सुनीता को उसके मायके से 1-2 बर्नर वाला स्टील का भारी भरकम गैस चूल्हा भी मिला था। ये वही चूल्हा था जिस पर खाना पकाकर उसने सारी उम्र अपने पति और बच्चों को खिलाया। समय बीता और जब सुनीता का बेटा लक्ष्य 25 साल का हुआ तो सुनीता ने सीता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। लक्ष्य की शादी के कुछ दिन पहले, बहन जी, वो हम लोग सीता के दहेज के लिए लिस्ट बना रहे थे, तो सीता के पापा कहने लगे कि बहन जी से एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लो। अरे बहन जी, इस पे पूछने वाली क्या बात है? जो आप लोगों की इच्छा हो वो दे दीजिएगा अपनी बेटी को, वरना हमारे घर में तो सब कुछ है ही। ईश्वर की कृपा से हर तरह की सुख सुविधा का इंतज़ाम है हमारे यहाँ। आपको सीता बिटिया की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, एक बात और बतानी थी आपको। हमारे यहाँ ना बेटी को शादी में गैस का चूल्हा नहीं दिया जाता, अब शगुन मानते हैं, इसलिए हमने गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह लिस्ट में शामिल नहीं किया। अरे ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे पास तो मेरी शादी का गैस चूल्हा है ही। पिछले 30 सालों से हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों का आगे भी उसी से काम चल जाएगा। सीता की मां ने लक्ष्य की मां से बात करने के बाद दहेज के सामानों की फाइनल लिस्ट सुनीता को भेजी और फिर कुछ ही दिनों में धूमधाम से लक्ष्य की शादी सीता के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू, दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक तेरा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? माँ जी, खाना तो तब बनकर तैयार होगा ना जब आपका ये लंगड़ा चूल्हा चलने लायक हालत में होगा। क्या कहा तूने? मेरे शादी की गैस चूल्हे को लंगड़ा कहा? कहाँ से लंगड़ा दिखाई दे रहा है तुझे? इसी लंगड़े की सवारी कर करके 30 साल पार किए हैं मैंने। खबरदार, जो आज के बाद मेरे मायके के किसी भी सामान के बारे में कुछ भी उल्टी पुल्टी बात अपने मुंह से निकाली तो जो तेरे मायके से सामान आया है ना, पहले जाकर उन्हें देख ले। मेरे दहेज का सामान तो पिछले 30 सालों से चल रहा है। तेरा 30 महीने भी चल जाए ना तो मैं अपना नाम सुनीता से बदल के अनीता रख लूंगी। माँ जी, आपके दहेज के सामान की बुराई करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप बिना बात को घसीट कर कहाँ से कहाँ ले जा रही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गैस चूल्हा ठीक से काम करेगा तभी खाना बन पाएगा। चूल्हे में से गैस लीक हो रही है और ये बात मैं आपको पिछले 3 दिन से बता रही हूँ। तेरे कहने पर मैं मिस्त्री को बुलाकर लाई थी ना। अब रोज रोज क्या तेरा ये चूल्हा लेकर मिस्त्री के यहाँ खड़ी रहूं मैं? कुछ नहीं होता, बना ले खाना। मैंने तुझे बताया ना, 30 साल से इसी चूल्हे पर खाना बना रही हूँ मैं। देखिए माँ जी, मैं तो साफ बोल रही हूँ, जब तक गैस का चूल्हा ठीक नहीं हो जाता मैं रसोई में पाँव नहीं रखने वाली। अगर आप जिद्दी है ना माँ जी, तो मैं आपसे भी ज़्यादा जिद्दी हूँ। दोनों सास बहू के बीच में तीखी बहस हो गई थी और उसके बाद दोनों मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। 1 घंटे बाद जब ससुर जी इंतजार करते करते थक गए तो पत्नी सुनीता को आवाज़ लगाने लगे।
अरे सुनीता जी, आज रोटियां हमारी थाली का रास्ता भूल गई है क्या? भाई अब तो पेट में चूहे भी दौड़ लगा लगा कर थक कर एक कोने में बैठ गए। अब खाना लगा भी दो। सुनीता जी क्या चिल्ला रहे हैं आप? आपकी बहू का नाम सीता है और अब खाने के लिए सीता को आवाज लगाया करिए। बहू आ गई है घर में, अब खाना पीना बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। अरे बहू, तुम ही खाना बना दो, तुम्हारी सास तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। बाबूजी, मैंने खाना बनाने से इनकार कब किया है? मैंने माँ जी से साफ साफ शब्दों में कहा था कि गैस का चूल्हा रिपेयर करवा दो, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए कैसे टूटे फूटे चूल्हे पर खाना बनाऊं मैं? माँ जी को तो मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते भी हैं 2 दिन से गैस लीक हो रही है। मुझे खाना बनाते हुए परलोक जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप गैस का नया चूल्हा ला दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। अरे तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी गैस का चूल्हा रिपेयर करवा कर ला देता हूँ। तुम दोनों सास बहू बिना समस्या का समाधान करने के बजाय आपस में ही झगड़ने में सारा समय बिता देती हो। अरे बेटा, अगर गैस का चूल्हा सही नहीं था तो तुम मुझे बता देती। बहू की बात सुनकर ससुर जी गैस का चूल्हा लेकर बाजार जाते हैं और उसे ठीक करवा कर ले आते हैं। अगले 2-3 दिन तो सीता आराम से खाना बनाती रहती है, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से वही खींचतान शुरू हो जाती है। अरे सीता, नाश्ता बन गया कि नहीं? तुम्हें पता है ना 9 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। मुझे पता है आपको 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना होता है, लेकिन ये बाबा आदम के ज़माने के चूल्हे को नहीं पता ना। ये अपनी धुन में धीरे धीरे जल रहा है। अब जब गैस में दम नहीं तो खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही। क्या है माँ, क्या जिद है ये आपकी? ये चूल्हा बदलती क्यों नहीं हो आप? देख रही हो कि जब आपका चूल्हा दम तोड़ चुका है तो इस मुर्दे में कब तक जान फूंकती रहोगी? मैं कल ही नया चूल्हा ऑर्डर कर देता हूँ, कम से कम टाइम से खाना तो मिलेगा इस घर में। खबरदार, जो मेरे दहेज के चूल्हे को उंगली भी लगाई किसी ने। मैं साफ बता रही हूँ, कोई खराबी नहीं है मेरे चूल्हे में, खराबी तेरी लुगाई में है। जिस दिन से उसने घर में कदम रखा है ना, चुड़ैल की तरह जाकर मेरे चूल्हे से चिपक गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तेरी बीवी को परेशानी क्या है मेरे चूल्हे से। इतने सालों से मैं भी इसी चूल्हे पर पका पका कर खाना खिला रही थी ना तुम दोनों बाप बेटों को। अब अचानक से उस चूल्हे में कीड़े पड़ गए। अरे भगवान, हर चीज की एक लाइफ होती है। तुमने 30 साल खूब खाना पकाया, उस पर हम इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। अब खुशी खुशी उसे विदा कर दो और नए चूल्हे को घर में आने दो। ये रोज रोज का कलेश करना कोई अच्छी बात है क्या? ये देखो, बहू को इस घर में आए अभी 4 दिन नहीं हुए, पूरा का पूरा कुनबा बहू की तरफ हो गया। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी तुम बाप बेटों को पका कर खिलाने में बिता दी, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ सिर्फ चूल्हा ही पुराना नहीं हुआ, ये बुढ़िया सास भी तो पुरानी हो गई है। इसे भी घर से बाहर निकाल दो और कोई मॉडर्न जमाने वाली चमकती धमकती सास ले आओ। मम्मी, आप बातों को खींचकर कहाँ से कहाँ ले जाती हो? सीता को लगा था कि आज शायद बात बन ही जाएगी, क्योंकि ससुर जी और पति लक्ष्य भी उसके ही पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन सासू माँ ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का गेम खेला कि उसके सारे पत्ते बेकार हो गए और सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना आजकल एक से बढ़कर एक चूल्हे बाजार में मिल रहे हैं, और मुझे 4 बर्नर वाला चूल्हा कितना पसंद था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ये चूल्हा खरीदने नहीं दिया। मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने, लेकिन मेरी ज़िंदगी में 2 पैसे का सुकून नहीं दिया। थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला होता। मेरा पूरा दिन रसोई में उस 30 साल पुराने चूल्हे के साथ निकलता है जो ढंग से काम भी नहीं करता। आए दिन उसमें लीकेज होती है, कभी गैस नहीं निकलती, कभी चूल्हा हिलने लगता है। परेशान हो गई हूँ मम्मी, अपनी सास से क्या शिकायत करूँ? मेरी तो मेरी माँ ने भी बात नहीं सुनी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि तेरे ससुराल में ऐसा अंतिम सांस गिनता हुआ फटे हाल चूल्हा होगा। इतना बड़ा घर है तेरे ससुराल वालों का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है घर के आगे, और रसोई में एक चूल्हा तक नहीं है। ये तो बिल्कुल हद ही हो गई। अब तुम्हारे ससुराल वालों के ठाठ देखकर कौन सोच सकता था कि उनके घर में खाना बनाने के लिए ढंग का चूल्हा नहीं होगा। चल बेटा, तू मन छोटा मत कर, तू ऐसा कर, एक दिन के लिए यहाँ आ जा, मैं तुझे नया चूल्हा खरीद कर दे देती हूँ। उठाकर कबाड़ में फेंक देना उस पुराने चूल्हे को। जितनी आसानी से मम्मी तुमने ये बात कह दी ना, उतना आसान नहीं है। मेरी सास ना झोंक की तरह चिपक कर बैठी है उस चूल्हे के साथ। अपने दहेज में लेकर आई थी वो इस चूल्हे को। उनका कहना है कि उनकी अर्थी के साथ ही ये चूल्हा यहाँ से हटेगा। चूल्हा अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहे गैस लीक हो या रसोई में आग लग जाए, लेकिन खाना उनके मायके से आए हुए उस चूल्हे पर ही बनेगा। बेटा, ये तो गलत बात है। बच्चों की तरह जिद करना समधन जी को शोभा देता है क्या? तू कहे तो मैं बात करूँ समधन जी से? नहीं मम्मी, अब जो करना है मुझे करना है। आप ऐसा करो, फिलहाल ना एक ग्लास टॉप वाला 4 बर्नर का चूल्हा मंगा कर रखो। संडे को मैं आऊँगी और ले जाऊँगी।
अरे बेटा, अभी तो तू कह रही थी तेरी सास तुझे चूल्हा बदलने नहीं दे रही, और अब कह रही है मैं नया चूल्हा खरीद कर रखूं। मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही। मम्मी आप बस उतना करो जितना मैंने कहा है, बाकी मुझे पता है मुझे क्या करना है। 2 दिन बाद संडे था। सीता अपने मायके जाती है और मायके से अपनी पसंद का सुंदर चमचमाता नया चूल्हा लेकर वापस ससुराल आती है। देख रहे हैं आप, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे मना करने के बाद भी अपने मायके से नया चूल्हा लेकर यहाँ आ गई। शादी के समय तो इसकी माँ बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, हमारे यहाँ बेटियों को चूल्हा नहीं दिया जाता, तो फिर शादी के 4 दिन बाद चूल्हा देना अपशगुन नहीं होता क्या? मुझे चूल्हे की ज़रूरत है इसलिए मेरी माँ ने चूल्हा दे दिया, और वैसे भी आप भी तो अपने मायके से चूल्हा लेकर आई थी ना, बस इसलिए मैं भी लेकर आई। ले आई है तो ले जाकर स्टोर रूम में पटक दे, मेरी रसोई में इसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए माँ जी, 30 साल पहले आपके आए मायके के इस चूल्हे से आपको इतना लगाव है, तो आपको क्या लगता है मुझे अपने इस लेटेस्ट डिज़ाइन वाले चूल्हे से कोई लगाव नहीं होगा? अगर वो चूल्हा आपके मायके से आया है तो ये चूल्हा मेरे मायके से आया है। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे मेरे मायके का चूल्हा इस्तेमाल करने से रोकता है। कौन क्या, मैं ही रोकूंगी तुझे, क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? दोनों सास बहू के बीच की महाभारत बढ़ती जा रही थी और अब तो पड़ोसी भी ताक झांक करके घर से आ रही बहस की आवाज़ का आनंद उठाने लगे थे। अरे बस भी करो तुम दोनों, शर्म नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं? या उसे बेच कर भी चूल्हा खरीद लिया तुम दोनों ने? बहू मैंने चूल्हा रिपेयर कराया था ना, फिर ये बवाल करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? बाबूजी कोई बवाल नहीं किया मैंने, बस मैं तो नया चूल्हा लेकर आई हूँ। वो रोज़ रोज़ खराब होने वाला जंग लगा पुराना चूल्हा हमारे किचन का पूरा लुक बिगाड़ रहा था। कान खोलकर सुन लो जी, अगर उसका चूल्हा मेरी रसोई में आया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। और अगर मेरा चूल्हा आपने रसोई में नहीं रखा तो मैं रसोई में पाँव तक नहीं रखूंगी। बहू मेरे पास तुम दोनों की समस्या का समाधान है, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, मैं शाम तक सब सही कर दूंगा। ससुर की बात सुनकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। शाम के समय जब सुनीता और सीता अपनी रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ से दोनों चूल्हे गायब हो चुके हैं। आपने तो दोनों चूल्हे रसोई से हटा दिए, अब क्या हम मंतर मार कर खाना बनाएंगे? बिना चूल्हे के कभी खाना बनता है क्या? अरे भगवान, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोनों मेरे साथ बाहर आंगन में चलो। सुनीता और सीता दोनों हैरानी से आंगन की ओर जाने लगती है। ये देखो, आज से तुम दोनों इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओगी। इस मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी। अब तो तुम दोनों में से किसी को भी खाना बनाने या खाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम दोनों के ही मायके से आए हुए चूल्हे मैंने पैक करके बड़े इज्जत और सम्मान के साथ स्टोर रूम में रखवा दिया। तुम चाहो तो सुबह शाम रूली का टीका लगाकर उनकी आरती उतार सकती हो, लेकिन फिलहाल खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। लेकिन बाबूजी मुझे तो ये जलाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं बहू, नए काम की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और तेरी सास है ना, उससे ये चूल्हा जलाना बहुत अच्छे से आता है, वो तुझे सब सिखा देगी। और सुनीता जी, जैसे लड़ाई करने में और घर का माहौल बिगाड़ने में आप बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना, अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी बहू का उतना ही हाथ बटाना है आपको। कैसी बात करते हैं जी आप? खाना मिट्टी के चूल्हे में बनेगा या स्टील के, ये तो बहू देखेगी ना, मेरा इन सबसे क्या वास्ता? मैं तो रसोई से संन्यास ले चुकी हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुमने संन्यास ले लिया? सन्यासी आदमी घर की हर छोटी छोटी बातों और मसलों में जाकर अपनी नाक नहीं घुसेड़ा करता। अब बातें करने में तुम दोनों अपना समय व्यर्थ मत गंवाओ, जल्दी से जाकर चूल्हा जलाओ। सबसे पहले आप गरम गरम चाय बनाओ और फिर उसके बाद खाना। और हाँ बहू, तुम्हें बड़ी समस्या थी ना उस पुराने चूल्हे से, क्योंकि उसमें जंग भी लगा था। अब इस मिट्टी के चूल्हे में जंग लगने का कोई झंझट ही नहीं है। खाना बनाने के बाद मिट्टी से पोतोगी तो हर रोज़ बिल्कुल नया नज़र आएगा। ससुर जी का पैतरा दोनों सास बहू पर बहुत भारी पड़ गया था। कहाँ गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली सीता और सुनीता अब खुले आंगन में धूप में बैठकर खाना बना रही थी। माँ जी, अभी तो बस फरवरी शुरू हुई है, अभी से इतनी तेज़ धूप निकलने लगी है कि दोपहर में तो यहाँ खुले आंगन में बैठकर खाना बनाया ही नहीं जा रहा मुझसे। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। अरे अभी तो फरवरी का महीना है बहू, मई जून के महीने में तो चूल्हे पर खाना बनाएगी ना तो चक्कर खाकर गिर जाएगी तू। किसी तरह हाय हाय करते रोते गाते दोनों सास बहू कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे ब्याह कर घर ले आई। जिस दिन से शादी करके आई है घर की सुख शांति को ग्रहण लग गया है। ससुराल जाकर 100 तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तुझे घर में किसी चीज़ की कमी रखी थी क्या मैंने? सिर्फ एक गैस चूल्हे की ही तो बात थी। अपनी सास का मन रखने के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती थी तू?
माँ जी मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये इतना बड़ा बंगला अपनी पसंद से बनाया आपने, खुद सजाया, अब क्या एक गैस चूल्हा भी बहू की पसंद का नहीं रख सकती घर में? चलिए मान लिया कि मैंने बचपना दिखाया, लेकिन आप तो समझदार थी, आप ही बड़प्पन दिखाकर मेरा वो ग्लास कुकटॉप रसोई में रखवा लेती। बहू आज तो मज़ा ही आ गया, बरसों बाद इतना स्वादिष्ट मिट्टी के चूल्हे का बना हुआ खाना खाया मैंने। भाई पहले तो तुम दोनों के झगड़ों से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना, तुम दोनों सास बहू चूल्हे के लिए झगड़ा करती, ना ही मेरे मन में ये मिट्टी का चूल्हा लाने का आइडिया आता। अब जब घर में मिट्टी का चूल्हा आ ही गया है तो मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी के चूल्हे का ही खाना खाऊंगा। अब उन दोनों चूल्हे के बारे में सपने देखना बंद कर दो तुम दोनों। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनेगा तो बचत भी होगी, और जब तुम दोनों दिन भर मेहनत करके खाना बनाओगी तो तुम्हारे पास लड़ने झगड़ने का टाइम भी नहीं बचेगा। चूल्हा जलाने और उस पर खाना बनाने की मुसीबत को 1 सप्ताह तक झेलने के बाद दोनों सास बहू की अकल ठिकाने आ गई थी। अभी तक सांप और नेवले की तरह लड़ रही सुनीता और सीता की जोड़ी अब जय और वीरू की तरह पक्की दोस्त में बदल गई थी। सुनते हैं जी, वो मैं क्या कह रही थी, अभी नई नई शादी है ना सीता की, बेचारी बच्ची पूरा दिन चूल्हा जलाने और उसके धुएं से परेशान हो जाती है। मैं क्या कह रही थी, बच्चों का ना दिल रख लेते, उसका वो कांच वाला 4 बर्नर वाला चूल्हा है ना, उसे ही रखवा देते रसोई में। बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी, नए ज़माने के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना चाहिए। कब तक पुराने सामानों का मोह लेकर बैठे रहेंगे। नहीं नहीं माँ जी, गलती तो सारी मेरी थी, आपको अपना मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसोई में चूल्हा अगर आएगा तो आपका वही 30 साल पुराना स्टील का चूल्हा आएगा। क्या हुआ अगर उसमें थोड़ा सा जंग लगा है और कभी कभी गैस लीक हो जाती है और हफ्ते में 1-2 बार उसका बर्नर डिस्को डांस करने लगता है, इतना ही तो है ना। छोटी छोटी परेशानियां तो हर सामान के साथ लगी रहती है, मैं मैनेज कर लूँगी। बहू मैंने कहा ना तेरा चूल्हा आएगा, क्या दिया मतलब बात फाइनल। माँ जी आपका चूल्हा आएगा, और ये बात सच है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तेरा चूल्हा नहीं आपका। मैंने कहा ना तेरा। आपका आपका आपका। बेटा लक्ष्य, चल ढाबे पर चाय पीकर आते हैं, हमारे घर की औरतों का कोई इलाज नहीं है भाई। नवीन और श्वेता की शादी को पूरे 6 साल हो गए थे। श्वेता अपने ससुराल पक्ष के लोगों से तो बड़ी खुश थी, बस दुखी थी तो अपनी किस्मत से। एक रोज उसकी एक सहेली उससे मिलने आती है। क्या बात है श्वेता, चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है तेरे, कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है? नहीं यार, कोई गुड न्यूज नहीं है, मेरी किस्मत में कहाँ है गुड न्यूज। पर पिछले महीने तो चांसेस लग रहे थे ना। वही तो, बस चांसेस लगते हैं निकिता, उसके बाद कुछ होता नहीं है। एक मेरे ससुराल वाले ही है जो इतने सब के बाद भी एक शब्द नहीं कहते मुझे, वरना कोई और सास ससुर होते ना तो बेटे की दूसरी शादी करने की बात करना शुरू कर देते। बात तो बिल्कुल सही कही श्वेता तुमने, शादी करके 2 दिन नहीं बीतते कि सास को पोते या पोती खिलाने का मन होने लगता है, और ऐसे में 6 साल बाद भी अंकल आंटी जी तुझे कुछ नहीं बोलते, और जीजू का प्यार भी पहले दिन जैसा ही बरकरार है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा हो सकता है मेरा माँ बनना। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या उन्हें एक बच्चा नहीं दे सकती? तो भगवान से प्रार्थना कर बहन की इस बार तो मौसी बन ही जाए। निकिता वापस अपने घर लौट जाती है और श्वेता अपने घर के कामों में लग जाती है। मम्मी जी दोपहर को खाने में क्या बना लूं? मैं सोच रही हूँ छोले चावल और भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। भिंडी बड़ी खींची खींची आई है और बारिश में छोले अगर पड़े रहे तो उसपे कीड़े लग जाएंगे, तो निपटाई देती हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मम्मी जी? अगर आपको कुछ और खाने का मन है तो बताइए ना, वो ही बना दूंगी। अरे बहू, सुबह नाश्ते में जो सब्जी तूने बनाई थी ना वो तो रखी हुई है, उसी के साथ पराठे खा लेंगे, तो बेकार में ही शरीर तोड़ती है। जा जाकर आराम कर। अकेले कमरे में बैठे बैठे मन कहाँ लगता है मम्मी जी, उससे अच्छा किचन में जाकर कुछ काम ही कर लूं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तेरी मामी सास का फोन आया था, तुझसे बात करना चाहती है तो बात कर ले। श्वेता कमरे में जाती है और अपनी मामी सास को फोन लगाती है। 2 मिनट खुशी का नाटक करने के बाद उसके मुंह से मां न बनने का दुख निकल ही जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुझे ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तेरे घर में तो डॉक्टरों की डॉक्टर, हकीमों की हकीम बैठी हुई है, उससे पूछ लेती तो अभी तक तेरे आंगन में 5-5 लल्ले खेल रहे होते। अब मेरे घर में डॉक्टर कौन आ गया मामी जी? दीदी ने तो ग्रेजुएट भी नहीं किया था, 12वीं के बाद उनकी शादी हो गई थी, और इन्होंने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। तो क्या मम्मी जी? अरे नहीं बेटा, तू तो और है। मैं बात तेरी चाची सास की कर रही हूँ, ललिता भाभी की, देवरानी की। तेरी वो भेलूर वाली चाची सास नहीं है क्या
जबान में सरस्वती, हाथों में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है उनकी। ऐसे ऐसे नुस्खे बताती है कि क्या बताऊं। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पड़ोसन तेरे मामा जी पर डोरे डालने लगी थी। फिर मुझे लगा अब तो जीवन खत्म ही है मेरा, क्योंकि ये भी फिसलते हुए दिख रहे थे। फिर तेरी चाची सास ने ऐसा नुस्खा बताया, जिंदगी संवर गई मेरी। ये पड़ोसन अपना घर छोड़कर ही चली गई। चाची जी की चटपटी कहानियां तो मैंने मम्मी जी के मुंह से बड़ी सुनी है, पर उनसे आज तक मिलना नहीं हुआ। शादी में भी कहाँ आ पाई थी वो मामी जी। पर आपने अब ऐसी बात बता दी है, फिर तो मैं चाची जी को जाकर यहीं ले आती हूँ। अब वही मेरा बेड़ा पार लगाएंगी। श्वेता सोच लेती है कि आज रात खाने के टेबल पर चाची जी को लेकर आने की बात छेड़ ही देगी। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है, तभी नवीन का फोन बजता है। हाँ नवीन बेटा, तेरा एड्रेस क्या है? मैं पर्ची में लिख कर आई थी, वो इधर उधर हो गई है, जरा बता दे फटाफट। आपको जिस दिन आना हो बता दीजिएगा चाची जी। ट्रेन की टिकट के साथ स्टेशन पर कैब भी पहुंच जाएगी। अरे बेटा, रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हूँ। तेरे पापा को 3 बार फोन मिला लिया, पर जेठ जी तो आज भी बटन वाला फोन चलाते हैं, जो हर वक्त साइलेंट पे रहता है। आप रेलवे स्टेशन पर खड़ी है चाची जी? आप वही इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। सोचा था खाने के टेबल पर सभी के सामने चाची जी को बुलाने की बात करूंगी, पर चाची जी तो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गई। कहीं उन्हें पहले ही सब कुछ पता तो नहीं चल जाता। हे भगवान, सच में मामी जी की बात तो 16 आने सच निकली। चाचा जी तो भगवान का अवतार ही है। और नवीन के साथ उसकी चाची यानी कि लाडली पहुंच जाती है ललिता निवास। अरे लाडलिया, ये बैग में क्या लेकर आई है? बड़ा फूला हुआ लग रहा है। क्या भाभी, सोच समझ कर बोला कीजिए, इसमें मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। बलून वाले बाबा जी, उनकी कृपा से तो जहाँ भी लाडली पैर रखती है वहां गाजे बाजे बज जाते हैं। ये सुनते ही श्वेता अपने सर पर घूंघट रख लेती है और अपनी चाची सास के बैग को छूकर आशीर्वाद लेने लगती है। आपकी गुरुजी की तस्वीर है क्या इसमें? मैं संभाल कर रख दूं? नहीं नहीं बेटा, मेरे गुरुजी का नाम बलून वाले बाबा है, इसीलिए उनकी याद में हमेशा एक बलून फुलाकर अपने बैग में रखती हूँ। तो इसमें वो बलून ही है बस। तो मेरे कमरे में टेबल लगवा दे इन्हें बिठाने के लिए। सभी के साथ लाडली भी खाने पर बैठ जाती है। खाना खाकर विनोद और नवीन बाहर टहलने चले जाते हैं और घर पर रह जाती है तीनों औरतें। एक बात बता बहू, तेरे चेहरे पर वो नूर क्यों नहीं दिख रहा जो होना चाहिए? लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बच्चा भी तो होना चाहिए ना। पर चाची जी मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। कितने डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक बच्चा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। ले इतनी सी बात, डॉक्टर वॉक्टर सब पैसे के भूखे है बहू। उनके चक्कर में 6 साल निकाल दिए तूने। अब चाची का चटपटा नुस्खा भी सुन ले। तो मेरी बात मान, कल सुबह सूरज उगने से पहले एक नींबू पे काला धागा लपेट, उस पर छाछ डाल के पी ले और फिर एक पत्ता पुदीना चबाकर बस बैठ जा। है? पर इससे होगा क्या चाची जी? उल्टी आएगी तो समझ लेना काम बन गया। पेट में हरकत शुरू, यानी कि इतनी समझदार तो है ही ना तू बहू। ललिता हैरानी से अपनी देवरानी को देखने लगती है और दूसरी तरफ श्वेता शर्माकर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह 4 बजे उठकर श्वेता नींबू पर काला धागा बांधती है और उसे छाछ में डुबोकर किसी तरह अपने गले से नीचे उतार लेती है और फिर पुदीने का पत्ता चबाकर बैठ जाती है। हे राम, लग रहा है सीने में अजीब सी हलचल हो रही है, पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है, कभी भी उल्टी हो जाएगी मुझे। हड़बड़ाते हुए श्वेता वॉश बेसिन तक भागती है और उसे सच में उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा। 1 मिनट, मन शांत नहीं हो रहा, उल्टी हो रही है। ये तो माँ बनने के सिम्टम्स है। माँ बन गई, ये तो चमत्कार हो गया। चाची जी का नुस्खा काम कर गया। चाची जी कहाँ है अब? दूसरे ही पल श्वेता अपने चाची के पैरों पर पड़ जाती है। सुबह 10 बजे तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और हर तीसरी औरत अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर लाडली के पास आना शुरू कर देती है। अब क्या बताऊं लाडली, दिन दुनिया ही खराब हो गई मेरी। मेरे तो घर में पैसे ही नहीं बचते, इनकम कम हो गई है, राशन का बिल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? समोसे की तीखी चटनी बचा के रखो और बिस्किट में लगा के खाओ। मुंह भी मीठा, पेट भी भरा, लगेगा जैसे होटल में खा रहे हो। फालतू खर्चे खुद ब खुद कम हो जाएंगे। पर तुझे कैसे पता कि मेरे घर पर हर रोज समोसे आते हैं? वाह 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 लाडली, मानना पड़ेगा तेरे नुस्खों को, तुझे तो सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। चलो गया ना, एक दिन में एक ही आदमी का सोल्यूशन दूंगी। मैं यही करती रहूंगी तो अपने परिवार को वक्त कब दूंगी? मुझे याद है सासू माँ के सामने तो इमरती बड़ा स्वादिष्ट बनाती थी।
आज इमरती बनाकर खिला दे लाडली। छोटों के रहते बड़े काम कर अच्छा लगता है क्या भाभी? श्वेता तो खाली बैठी है और इमरती में वो मजा कहाँ है जो पिज्जा में है। पिज्जा बनाकर दे दे बेटा, और साथ में सॉस बिल्कुल भी नहीं। और अगर अजीब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो इस घर के अजीब कॉम्बिनेशन को ठीक कर देगा। तेरी दादी हमेशा कहती थी कि विनोद भाई साहब और ललिता भाभी का रिश्ता अचार और चाय जैसा है जो आपस में कभी जाते ही नहीं। जेठ जी और भाभी के ग्रह भी मिलते जुलते नहीं लग रहे मुझे, इसलिए ये नुस्खा बता रही हूँ। मानना है तो मानो, वरना लाडली किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। आपने बोल दिया चाची जी, बस काम हो जाएगा। आज तो खाने में पिज्जा और पानी पूरी का पानी बनना पक्का रहा। सुबह के अटपटे कॉम्बिनेशन वाले अचार और छाछ के बाद श्वेता के नसीब में आते हैं पिज्जा और पानी पूरी का पानी। जब से ये पानी पूरी का पानी बना रही हूँ तब से जी और मचल रहा है। श्वेता की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो रसोई में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। नवीन भागते हुए रसोई में जाता है और श्वेता को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लाता है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बहू तुम क्यों टेंशन लेती हो? बच्चा होना ये सब कुछ नहीं होता। अरे जेठ जी, इस बेहोशी का कारण टेंशन नहीं, नया मेहमान है। प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसा अक्सर होता है। बिस्तर पर लेटी हुई श्वेता मुस्कुरा देती है। नवीन उसके गले लग जाता है। बदल देना लाडली के नुस्खे ने घर की गृह दशा। 2 दिन बाद लाडली ललिता के पूरे परिवार के साथ बैठी थी और अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के प्लान्स बना रही थी। नहीं भाई, मैंने खानदानी लेगेसी बढ़ा दी है। दुकान पर बैठ गया, पर मेरा बेटा दुकान पर नहीं बैठेगा, वो खुद की कंपनी चलाएगा। अरे बेटी भी तो हो सकती है। फिर तो उसे पायलट बनाऊंगा मैं। मेरी पोती हवाई जहाज उड़ाएगी। आप बताइए ना चाची जी, आपको तो ये भी पता होगा कि मेरे पेट में लड़का है कि लड़की। इसके पहले कि लाडली कुछ बोलती, बाहर से जोरों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। कौन सी खुशी दी है आज तक तूने मुझे? जीना हराम करके रखा है। ये खिचड़ी कौन परसता है अपने पति को, वो भी रविवार के दिन? मसाला खिचड़ी बनाई है, स्वादिष्ट है, आप चख कर तो देखिए। खिचड़ी को कौन स्वाद कहता है नीलिमा जी? चावल बनाती हूँ तब भी वही बात, खिचड़ी बना दी तब भी। अब क्या खुद को परस दूं? बताइए शिल्पा भाभी, आप भी खाने में दाल चावल और सब्जी ही बनाती होंगी ना। सभी के घर पर यही बनता है, पर फिर भी इन्हें पता नहीं क्या चाहिए। घर का बना खाना खाना ही नहीं चाहते और फिर भूख के मारे चिड़चिड़ाते हैं। अरे दिन भर के थके हारे ने 2 वक्त का खाना मांग लिया तो वो भी नसीब नहीं हुआ उसे। अब मुझे रोकना मत नीलिमा। अरे सुनिए जी, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? ऐसे नाराज होकर मत जाइए, सुनिए तो। पर महेश बिना रुके आगे बढ़ जाता है। ये तो रोज रोज का हो गया तेरे घर का नीलिमा। अब तो घर के झगड़े मोहल्ले तक आ गए हैं। अरे तो क्या करूं, इन्होंने सोच लिया है कि इज्जत तार तार करनी है तो यही सी। ये लो लाडली भाभी यहाँ मिल गई। अब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अरे बस बस शिल्पा, और कितना धन्यवाद देगी मुझे। और तेरी प्रॉब्लम में देख रही हूँ नीलिमा, उसका उपाय भी है मेरे पास। सब कुछ सुना मैंने और समझा भी। एक हिदायत देती हूँ, आज रात को जब भाई साहब आए तो उसके लिए चाउमीन बनाकर रखना, वेजिटेबल चाउमीन। और हाँ, बनते ही पहले मुझे जरूर बुलाना ताकि मैं खाकर बता सकूं कि चाउमीन सही से बनी है कि नहीं। अरे पर उससे क्या होगा? ऐसे भी कुछ न कुछ बनाना ही है ना आपको, तो चाची जी जो कह रही है वही बना दीजिए ना आंटी जी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लाइफ की। आज रात में कुछ मत बनाना बहू, मैं नीलिमा के यहाँ ही खा लूंगी। और शिल्पा, तेरे घर पर संकट आता हुआ दिख रहा है मुझे। दोपहर में समोसे के साथ हरी चटनी बनाकर तैयार रखना, मैं आऊंगी। मतलब चाची जी के लिए दोपहर का खाना भी नहीं बनाना? जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लाडली के दिए हुए नुस्खे का उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। पूरे 2 महीने हो गए बेटा, तेरे शरीर में जरा भी बदलाव नहीं दिख रहा, और अब तो तुझे उल्टियां भी नहीं होती। पर पहले दिन तो हुई थी ना मम्मी जी। तो एक बार जाकर डॉक्टर से चेकअप करा ले बेटा। घर पर किट लाकर चेक कर ले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही ललिता ये कहती है, दरवाजे पर खड़ी शिल्पा घंटी बजाना शुरू कर देती है। लाडली भाभी की देसी नुस्खे का सेंटर आज खुला नहीं है क्या? सुबह के 10 बज गए। अरे भाई, मैं उठती नहीं कि लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। अभी बाहर रहो तुम दोनों, 15 मिनट में सेंटर पर आती हूँ मैं। और हाँ, इस बार फिर से फीस लगेगी। पर मैं उस लिए आई ही नहीं हूँ। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को तो मैं मिलाती नहीं शिल्पा। बाहर बाहर प्लीज। ठीक 15 मिनट बाद लाडली अपने सेंटर पहुंचती है, जो ललिता के घर की बाहर ही लगा एक टेंट था। बिस्किट और समोसे की चटनी, यही नुस्खा बताया था ना आपने?
आपको पता भी है आपकी इस नुस्खे से परेशान होकर मेरी बहू के मायके वाले उसे ले जाने आ गए हैं। सूख कर काटा हो गई है वो। और आपने कहा था कि अपनी सास को मूली के पकोड़े तो खिलाना तो उनकी बोली मीठी हो जाएगी। पूरा घर महकाती रहती है मेरी सास, बोली तो मीठी हुई नहीं, बदबूदार जरूर हो गया। जी तो करता है आपके इस बलून वाले बाबा का बलून ही फोड़ दूं। और गुस्से में अपनी साड़ी से एक पिन निकालकर लाडली के बगल के चेयर पर रखे बैलून को सच में नीति फोड़ देती है और इसी बात पर मच जाता है घमासान। बाहर से आती आवाज सुनकर घर के लोग भागते हुए बाहर आते हैं। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि इसके नुस्खे किसी काम के नहीं है। बहू का चेकअप करवाई ले ललिता। श्वेता अपना चेकअप करवाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी उल्टी का कारण नींबू और छाछ को एक साथ पीना था। ये लो और बुलाओ चाची जी को। पूरे मोहल्ले से कलेश करके बैठी हुई है वो। हर आता जाता आदमी मुझे टोक कर बोल रहा है पैसे लूट लिए तुम्हारी चाची ने। अब मैं कहां से उन्हें पैसे लौटाऊं? इसके पहले चाची जी लोगों के घर का राशन खत्म कर दे, उन्हें वापस भेज दो मम्मी। इसके पहले जब सासू माँ ने उसे यहाँ से रफा दफा किया था तब भी बड़े कलेश हुए थे। जिसका घर परिवार हो उसे घर जाने की फिक्र होती है। इसके तो ना कोई आगे ना पीछे, बस घूम फिर कर एक प्रवीण है जो भी ज्यादा इससे बात नहीं करता। चाची जी को बच्चे नहीं है? नहीं तो कितने उपाय किए इसने, कितने डॉक्टर को दिखाया पर मां नहीं बन पाई। ये सुनते ही श्वेता अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। जो अपने नुस्खे से खुद का बच्चा नहीं पैदा कर पाई, जिसकी अपने पति से बनती नहीं है, वो हमारे मोहल्ले में सभी के घरों में झंझट सुलझा रही थी। मम्मी जी आपको तो सब पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची जी को मैं यहाँ रोकती नहीं। तूने उसे रोका नहीं बेटा, वो अपनी मर्जी से रुकी है और इतनी जल्दी वो जाएगी भी नहीं। अब दिन भर उसका कहा हुआ चटपटा खाना बना और उसे खिला। सब परेशान हो चुके थे लाडली की खातिर करते करते, पर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। मैं प्रवीण चाचू से बात करता हूँ मम्मी, अब शायद वही कुछ कर सकते हैं। और नवीन अपने प्रवीण चाचा को फोन मिलाता है। अच्छा तो वो हिडिम्बा तुम्हारे घर पर आकर जमी हुई है? वही मैं सोचू ये गई तो गई कहाँ? कुछ उपाय बताइए चाचा जी। चाची तो यहाँ जमकर बैठ गई है और जाने को तैयार ही नहीं है। तुझे पता है बेटा हम दोनों की जमती क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और उसे चटपटा। जब भी रसोई में जाती थी मेरे लिए चटपटा बना देती थी, जिसे खा खाकर मेरे मुंह में छाले पड़ जाते थे। तो वैसे ही किसी दिन अगर उससे पीछा छुड़वाना हो तो मैं भी उसे मीठा परोस देता था। मीठे से इतनी चीड़ है उसे, मानो मीठा ना हो कोई जहर हो। नवीन अब समझ जाता है। आज पूरा परिवार मिलकर मीठे की पार्टी करता है। श्वेता बनाती है मालपुए और रसगुल्ले। विनोद मार्केट से केक लेकर आता है। नवीन सभी के लिए मिल्क शेक बनाता है और ललिता बाजार से बर्फी लेकर आती है। ये सब क्या है? हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे क्या बुराई है इसमें लाडली, खाकर तो देख। इस मीठे को खाने से तेरे और प्रवीण के रिश्ते सुधर जाएंगे। समझ रही हूँ मैं ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ वापस। मीठे चाचा के बताए हुए मीठे नुस्खे से चटपटी चाची भाग खड़ी होती है और ललिता का परिवार इन रोज रोज के नुस्खों से बच जाता है।